मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जनाब। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वश अद के नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक अस्लाम। उम्मीद करते हैं कि आपकी गुड मॉर्निंग हो चुकी होगी। आज का दिन अल्लाह करे बड़ा बेहतरीन गुजरे। बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जो आज हम जिस पर बात करेंगे। जो सबसे बड़ा और सबसे अहम इशू यानी कोरोना की चौथी लहर, जिसके ख़तरात जो हैं हर तरफ मंडलाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, आज हम उस पर भी बात करेंगे। यकसा निसाब तालीम के फ़वाइद क्या हैं और पहाड़ों पर राज करने वालों से आज मुलाकात। अब जब मैं पहाड़ों की बात करूँ, फैसल के चेहरे पे अजीब सी खुशी आती है। मुझे लगता है आपको भी बहुत प्यार है पहाड़ों से। बहुत ज़्यादा। लेकिन इब्तिदा में हम बात करेंगे उस मुल्क की जहाँ की सूरत हाल ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की, जहाँ तालिबान के कंट्रोल संभालते ही बेयकीनी की कैफियत सी पैदा हो गई है। काबुल से निकलने के ख्वाहिशमंद हैं, वो अब अपनी जान पर खेलने लगे हैं। और कल जो भी मनाजिर काबुल एयरपोर्ट से आ रहे थे बहुत ही भयानक थे। चलते जहाज़ के कोई परों पर बैठ गया, कोई टायरों से लटक गया। और पहली फुटेज में तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन जब दूसरी फुटेजेस आई हैं तो दिल खून के आंसू रो रहा था कि वो जहाज़ उन लोगों को लेके टेक ऑफ कर गया और उसके बाद मिड एयर से लोग उसके ऊपर से गिरे हैं। नीचे गिर के 3 अफराद हलाक हुए हैं। एयरपोर्ट पर सिर्फ यही नहीं हुआ, लोगों का जम्मे गफीर भी था, अफरा तफरी का माहौल था, रनवे पे सब भाग रहे थे और सैकड़ों जो अफराद थे अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे के साथ भागते रहे। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए ऐसा में क्या हुआ कि अमरीकी फ़ौज ने फायरिंग कर दी, भगदड़ मच गई, 5 अफराद ऐसे में जान से चले गए और मुताद्दिद ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई। अमेरिका ने जाते जाते भी ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा। जो उनके वफादार थे उनका ख्याल नहीं किया, लेकिन अपने जो कुत्ते थे ना, हाँ, वो साथ लेकर गए। हम आपको अब वो तस्वीर दिखा रहे हैं और यानी कि ये इंसान जो हैं वो मर रहे हैं, बेबसी के आलम में भाग रहे हैं। और ये वो लोग थे कि जिनके साथ अमरीकियों ने वादा किया था कि हम आपको एक सिक्योर और सेफ मुल्क देंगे, लेकिन वो इंसानों को तो छोड़ के चले गए, लेकिन साथ अपने लेकर गए वो कुत्ते। यानी कि कुत्तों की जो जान की अहमियत है वो इंसानों से कहीं ज़्यादा है। और देखिए कल जब अमरीकी चैनल्स पे ये खबरें नशर हुई तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, जब अफगान फ़ौज ही अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो हमने हाथ खड़े कर दिए, हम उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। यानी अशरफ गनी का मुल्क से इस तरह की सूरत हाल पे भाग जाना, फिर लोगों का एक यकीन था उनके ऊपर, इसको प्रेशर कहें, इसको डर कहें, इसे खौफ कहें कि अशरफ गनी साहब पे किस चीज़ का खौफ या प्रेशर या फिर इसे पपेटरी कहें, या फिर इसे जो बाइडेन ने जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो ट्रेनिंग दे सकते थे, हम तो असलहा दे सकते थे, लेकिन जब कोई लड़ना ना चाहे तो हम उनको जज्बा और हौसला नहीं दे सकते। कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जज्बा किसी भी फौज के लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी होता है। इस पे आगे चल के भी हम बात करेंगे क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अमरीका से भी मुतालबात और यकीन दहानियाँ जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर जो बाइडन से अब मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। जो बाइडन भी ऐसे में मैदान में आ गए। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लिया उन्होंने और बताया कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी मिशन दहशत गर्दी की रोकथाम का था। हमने अफ़गान मिलिट्री फोर्सेस को तरबियत दी, तनख्वाहें तक हमने दी, लड़ने का जज्बा हम नहीं दे सकते थे। अभी जैसे फैसल ने जिक्र भी किया, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो बाइडन इज अंडर हैवी फायर फ्रॉम द जर्नलिस्ट, फ्रॉम द प्रेस ओवर देयर। बार बार उनसे सवाल किया जा रहा है कि ये करने गए थे आप 20 साल ये करते रहे हैं, लंबा अरसा और इतनी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट। और मैं मजे की बात है कि अंदर से जो कॉमन अमेरिकन है ना, वो बड़ा बिफरा हुआ है, वो बड़े गुस्से में, वो ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी ट्रिलियंस की इकोनॉमी डूबी, हमारे जो है वो बच्चे मरे, हमारे बेटे मरे और इतने ज़्यादा हमारे वहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो जो है मरे हैं। किस काम के लिए मरे थे? इसके लिए कि जिसके लिए आपने दुनिया को कहा था कि हम इनको ख़त्म करेंगे, इनके ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इसलिए कहा था। एट द एंड जो पिक्चर सामने है उसके बाद जो बाइडन से सवालात के उन पे जो बढ़ता हुआ प्रेशर है वो भी यकीनन आगे आने वाले दिनों में
अमेरिका की सियासत में एक नई हलचल मचा सकता है। अफगान फोर्सेस लड़ने को तैयार नहीं तो अमेरिका अपनी फोर्सेस की जानें क्यों गंवाएं, ये कहा गया जो बाइडेन की जानिब से। लेकिन जो पिछले 20 सालों का सवाल उनसे पूछा जा रहा है वो यकीनन जवाब देने से कासिर नजर आता है और इसी वजह से फिर उनसे इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो मूवीज़ में, ख़ास तौर पे हॉलीवुड मूवीज़ में, ऑब्वियसली वो फेक चीज़ें दिखा रहे होते हैं, जब वो रियलिटी में हमें अपने सामने नज़र आती हैं तो कितने ज़्यादा परेशानी की ये आलम है। हम इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं, एक जानिब एक बड़ी मशहूर ज़माना मूवी थी ज़ॉम्बीज़ पे, वर्ल्ड वॉर Z, जिसमें बताया गया था कि दुनिया ख़त्म होती जा रही है और वायरस ने अटैक कर दिया है और अब लोग जो हैं वो आदमखोर बन चुके हैं। तो जितने बाकी लोग बच गए थे, वो जितने भी एयरपोर्ट्स थे, उन जहाज़ों पे सवार होने के लिए दीवाना वार भाग रहे थे। उसमें वो कोई पंखे में आ रहा है, कोई चढ़ गया टायर पे। ये सेम चीज़ इस रेप्लिकेट हुई और ये दिस इज़ नॉट दिस सीन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर Z, ये अफ़गानिस्तान के मनाजिर हैं, काबुल एयरपोर्ट के मनाजिर हैं। कई सवाल इस पे उठ रहे हैं कि जी ठीक है ये बैठ गए इसके ऊपर और उसके बाद ये हम दरख्वास्त करेंगे ख़ास तौर पे कि बच्चे इसको ना देखें, बिल्कुल ना देखें, क्योंकि मिड एयर से ये लोग न जाने कितने 100 फीट की बुलंदी से नीचे गिर के ख़त्म हो गए हैं। दुआ ही कर सकते हैं हम कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो। साथ साथ पाकिस्तान के इक़दाम किसी से ढके छुपे नहीं, लेकिन मुझे अफसोस होता है इस मुल्क के सदर पे, यानी मैं अशरफ गनी की बात कर रही हूँ। अशरफ गनी साहब जो हैं साबिक सदर के, किस तरह से उन्होंने वादे किए, किस तरह से अपनी आवाम को यकीन दिलाया, साथ खड़े रहेंगे, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। एक आवाम को चाहिए भी यही होता है, लेकिन उसके बाद जब वो गए और जिस वो भागे, अगर हम ये कहें कि दुम दबा के भाग गए तो गलत नहीं है। दुम और डॉलर दोनों दबा के भागे। इसके अलावा पाकिस्तान को जिस तर्ज में धमकियां देते थे उसका बड़े अच्छे तरीके से दिफा किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और सीधा सीधा उनको, हाँ सीधा सीधा अशरफ गनी को एक बहुत बड़े पोडियम पे, फोरम पे जवाब भी दे दिया था। लेकिन ये सिर्फ अशरफ गनी नहीं करते थे, ये सिर्फ अशरफ गनी नहीं करते थे, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, वो भी इसी तरह करते थे और पाकिस्तान को जी बड़ी भप्तियाँ कसते थे। 2 दिन पहले ही जो अब्दुल्ला साले थे उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, लेकिन हुआ ये कि वो चीज़ उनके बिल्कुल ऊपर आ गई और एंटी पाकिस्तान जो पूरा का पूरा अशरफ गनी का एक वो था ना बयानिया, वो उनके साथ कहीं दूसरे मुल्क जा दब गया ना, दफन हो गए। जो उनके बयानिए थे, जो वो बात करते थे स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ, जरा अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। Intelligence estimates indicate the influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. There's a consensus among credible international observers that they've not taken any steps to sever their relationship with terrorist organizations. We are waiting for practical steps by Pakistan, not lip service or processes that are just words on paper. The Afghan nation appeals for actions, clear and precise actions. The military operations in Pakistan have brought a major but selective displacement of the Pakistani extremist networks and their allies onto Afghanistan. ये कहने को तो ये पाकिस्तान को धमकियां लगाते रहे हैं, लेकिन दुनिया ने देखा कि किस तरह वो जो पोरस बॉर्डर था, सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से उसको पूरा सील किया गया, बार बार अफगानिस्तान की साइड से उसको डिस्टर्ब किया गया। और इसके साथ साथ शो में आगे चल के भी हम बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत, सिविल क़यादत, सियासी क़यादत, कम से कम वो तो अवाम के साथ यकजुट है ना अफ़गानिस्तान के मसले पर। इसीलिए कौमी सलामती कमेटी की बैठक भी लगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में कहा गया कि अफ़गान मसले का कोई फौजी हल नहीं था, सियासी हल जो था उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, और वही वो सियासी हल है जो कि बेहतरीन था वक्त के लिहाज से भी, और नेटो फोर्सेस की मौजूदगी जो थी उस सियासी हल की वजह से जो है उसी तनाजुर में जो है अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। लेकिन वो सियासी हल जो था उस तरफ गया नहीं कोई भी। पाकिस्तान हमसाया मुल्क में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, ये बारहा हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बयान कर चुके हैं, बता चुके हैं, दुनिया को मैसेज दे चुके हैं। इजलास
के एलामे में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के उसूल पर सख्ती से कारबंद है, अफगान फ़रीक़ैन के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। आलमी बरादरी पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करे, लेकिन जब भी हम बयानात की बात करते हैं, वो चाहे अमरीकी सदर जो बाइडन के हो जाएँ, चाहे साबिक सदर अफगानिस्तान के जो हैं अशरफ गनी उनके हो जाएँ, उससे लगता यही है कि एतराफ़ कहीं नहीं है। पाकिस्तान हमेशा साथ खड़ा रहा है अफगानियों के। अहम तरीन इजलास में सर्विसेज चीफ और सीनियर वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह की मुलाकात भी हुई, जिसमें खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाक़ाई उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी सऊदी चीफ और जनरल स्टाफ ने मुलाकात की है। अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत की गई है। पाकिस्तान का स्टेप इस लिहाज से इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान खित्ते का वो मुल्क है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरफ इंडिया को हमसे बहुत ज़्यादा मसले हैं, फिर एक तरफ हमारी चाइना से दोस्ती है और फिर जो हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है और जिससे हम अफगान भाइयों की मदद करते हैं। इसलिए पाकिस्तान इस वक्त जो भी एक्शन और स्टेप लेगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, खित्ते के अमन को अगर मद्देनज़र रखते हुए और दुनिया को भी अब ये समझने की ज़रूरत है। खैर, हमने खित्ते की 2 बात की, अब ज़रा मुल्क की सूरत हाल की बात कर लें तो सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास आज तलब किया गया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तहरीक इंसाफ, मियाँ अब्दुल वहीद मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। तो देखना यह है कि फिर ये ऊँट किस करवट बैठता है। इसके अलावा बच्चों और वालिदैन के लिए जी बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और वो ये कि आशूरा के बाद सिंध में स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इसका फैसला आज होगा। महकमा तालीम सिंध ने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया है। बड़ी कन्फ्यूजन है इसमें कि वालिदैन जो हैं वो कह रहे हैं कि आखिर कब तक हम अपने बच्चों का लॉस करते रहेंगे, ख़ास तौर पे जब वो देखते हैं कि दूसरे सूबों में जो है एजुकेशन शुरू हो चुकी है कहीं कहीं, लेकिन सिंध में सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। वो फिर हम देखते हैं कि कोविड की सिचुएशन इतनी ऊपर चली जाती है कि फिर हमें स्कूल बंद करने पड़ते हैं। अल्लाह करे कि अभी जो हम SOPs बता रहे हैं या जिन पे अमल दरामद का कह रहे हैं उसी तरह से अमल दरामद होता रहे, सिचुएशन यही बरकरार रहे ताकि स्कूल जो हैं वो खुले रहें। वैसे मेरे इस पे ये एक आइडियोलॉजी थी कि जहाँ सबसे ज़्यादा SOPs फॉलो हो सकती थी, बाज़ार में नहीं हो सकती, दुकानों में नहीं हो सकती, किसी तालीमी इदारे में हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन जो है वो किया जाता है। Absolutely. हाँ, और जो ये इजलास है इसमें निजी और सरकारी तालीमी इदारों के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। महकमा तालीम के मुताबिक कोरोना केसेस की शरह देख कर ये फैसला किया जाएगा कि आया आशूरा के बाद स्कूल जो हैं वो खुलने या नहीं। और अगर मुल्क भर की सूरत हाल हम आपके सामने रखें, ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि 1ली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम का नफाज हो चुका है। कल बाकायदा खान साहब ने कर दिया है। वफाकी हुकूमत का ये बड़ा कदम और ये बड़ा अहम फैसला बच्चों और ख़ास तौर पर तालीमी निज़ाम के लिए कितना मुफीद है, इस पर हम आगे चल के तफसीलन बात करेंगे। ताकि जैसे हम सिंध की बात करें ना, सिंध में इस फैसले में सिंध में इस चीज़ को माना नहीं गया, इस फैसले में वो शामिल नहीं है। तो बात करेंगे, आपके सामने हकायक रखेंगे कि ये ज़रूरी कितना ज़रूरी है और कितना अहम है। ज़रा बात करते हैं मुहर्रमुल हराम की। कराची में 9 और 10 मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई है। प्लान जो है वो तश्कील दे दिया गया है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का इत्तलाक आज से जो लोग सुबह आज दफातर के लिए निकले होंगे सदर के लिए, एक तो मोबाइल के सिग्नल्स जो हैं वो भी, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के अलावा जो रूट है जुलूस का वो कंटेनर लगा के भी सील किया जा रहा है। तो और इसके हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने प्लान भी जारी किया। तो जो भी लोग आज के दिन दफातर और कल और परसों के दिन जो अहम ड्यूटीज़ पर होते हैं वो इस रूट को देखते हुए फिर अपने सफ़र का इंतखाब करें। ऐसे में महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक 8 मुहर्रम से जो आशूरा तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कराची में 8 मुहर्रम का जुलूस जो है वो आज निश्तर पार्क से 1:30 बजे बरामद होगा। जैसे कि हम बात कर भी रहे थे, 8, 9 और 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूस का रूट प्लान ट्रैफिक पुलिस ने जारी कर दिया है। और तो जो भी लोग हैं जो कि अहम ड्यूटीज़ देते हैं, जिनमें डॉक्टर्स हो गए, सहाफ़ी हो गए, हम जैसे लोग हो गए ना, रोजाना दफ्तर सुबह आने वाले, इसको देखते हुए फिर अपना जो है ना, अपना जो रूट है वो आप सेलेक्ट कर लें कि आपने किस मुतबादिल रूट से आना है। चले जी आगे बढ़ते हैं और एक दफ़ा हम फिर से बात कर लेते हैं हमसाया मुल्क अफगानिस्तान, जिसका अमन हमारे अमन से जुड़ा है। अफगानिस्तान में पल पल बदलती सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी ख़तरनाक या फिर अहम साबित हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे हल्के और स्पेशली जो हमारे एनालिस्ट हैं वो कल सारा दिन टेलीविजन स्क्रीन पर हमें बात करते नजर आए कि इस वक्त तालिबान
जो है एक अलग माइंडसेट के साथ सामने आए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा ने। मारिया साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अफ़गानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के हाथों में आना, अफरा तफरी के मनासिर जो कि टेलीविज़न स्क्रीन्स पर कल भी दिन भर चलते रहे, परसों भी चलते रहे, लोग बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान से इनखला के लिए कोशा है, इन सब हालात को ख़ित्ते के लिए आप कैसा देखती हैं? इस वक्त तमाम इलाकाई ताकतें बाशमूल रूस, ईरान, पाकिस्तान, चीन अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि तमाम इलाकाई ताकतें चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान पुरअमन रहे, महफूज रहे और इसके साथ साथ जो आइंदा हुकूमत चलाने के लिए जितनी भी मावनत दरकार है वो रहे। और तीसरी बात जो है, ज़ाहिर है इस वक्त जितनी अरसा वहाँ कोई वाज़े इक़्तिदार की मुंतकली नहीं होती और वाज़े हिकमत अमली या पॉलिसी सामने नहीं आती तो अफरा तफरी रहेगी। इसलिए ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़रूरी है कि बहुत जल्द जो है ये इक़्तिदार मुंतकली का जो प्रोसेस है वो इख्तिताम पजीर हो और नई हुकूमत जो है, अफ़गान हुकूमत जो है वो सामने आए, चाहे वो लोहे जिरगा के ज़रिए आती है, चाहे वो किसी और तरीके के ज़रिए आती है। लेकिन ये बात वाज़े है कि जब तक नई हुकूमत नहीं आती जो तालिबान की सरबराही में वहाँ बनती है, तब तक ये जो अफरा तफरी की या गैर यकीनी सूरत हाल है इसके ऊपर कोई वाज़े हैंडल नहीं आ सकता। तो ये भी एक पॉइंट टू पॉन्डर है कि अफ़गानिस्तान की तारीख़ में कभी भी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रही है। एक खैर आगे हम अगर बढ़े हैं मारिया साहिबा, तो अशरफ गनी तो मुस्ताफ़ी होने से कबल पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देते रहे, सूट करता था उनके बयानिए को। अब अफ़गानिस्तान का कंट्रोल है तालिबान के हाथ में, पाकिस्तान के लिए क्या नए चैलेंजेस हैं? देखिए, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी वाज़े की है। पाकिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान के कोई फेवरेट्स नहीं हैं। आप बैनुल-अक़वामी सूरत हाल को ज़रूर देखेंगे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और अनकरीब ये हुकूमत जो है कानूनी तौर पर भी अपने तमाम जो लवाज़मात हैं वो पूरे कर लेगी। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाती है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ ना सिर्फ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करें, बल्कि इसके ज़रिए जो एतदाल है वो ना सिर्फ तालिबान की हुकूमत और उनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के अंदर आप जो है करें, बल्कि उसके साथ साथ जो भी उनको मावनत दरकार है बिलखसूस उनकी ब्यूरोक्रेसी में उसको करें। क्योंकि इस वक्त जो ज़्यादातर लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के गए हैं या छोड़ने के लिए इस वक्त कोशिश में हैं, उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ अफ़गान ब्यूरोक्रेसी से है। और अगर अफ़गान ब्यूरोक्रेसी को आप किसी सूरत मावनत दे सकते हैं तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान जो है बग़ैर सरबराह के होगा और ऐसी सूरत हाल में खाना जंगी ज़ोर पकड़ सकती है। जैसे कि आपने देखा मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर जब भी जहाँ हुकूमत चली जाती है वहाँ अफरा तफरी से जो है ना सिर्फ जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, लेकिन उसके ज़रिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि आप नहीं चाहते कि एक नई लहर महाजरीन की पाकिस्तान की तरफ आए। ऐसी सूरत हाल सिर्फ उसी वक्त आप रोकने में कामयाब होंगे अगर आप अफ़गान हुकूमत को मुस्तहकम करते हैं और उसके साथ साथ वहाँ उनके सियासी, माशी और अस्करी जो मुस्तक़बिल है उसके अंदर जो है एक स्टेक होल्डर बनते हैं। और पाकिस्तान को ये काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि तमाम इलाकाई ताकतों बाशमूल चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के जो बाकी ममालिक हैं उन सब का जो अमन है वो इस बात के साथ वाबस्ता है कि अफ़गानिस्तान मुस्तहकम हो, अफ़गानिस्तान के पास एक ऐसी नुमाइंदा हुकूमत हो जिसका उसकी आवाम का उसके ऊपर एतमाद हो और उसके साथ साथ उस एतमाद के ज़ोर के ऊपर वो अफ़गानिस्तान और अवाम के लिए काम करे। ठीक है। अच्छा मारिया साहिबा, जैसे कि हम बात करते हैं कि अब अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी करेंगे तालिबान, ख़ित्ते समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। पाकिस्तान की इस सूरत हाल में ख़ारिजा और दाखिला पॉलिसी आखिर होनी क्या चाहिए? अगर मैं बॉर्डर से मुतालिक बात करूँ, हमारे इक़दाम बहुत बेहतरीन है, हमने जैसे बाड़ लगाने का काम मुकम्मल किया, लेकिन जब सूरत हाल पैदा हो गई है उस सूरत हाल में मज़ीद किन इक़दाम की ज़रूरत है आपकी नज़र में? देखिए, बॉर्डर के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करने की ज़रूरत है कि जो लोग इस वक्त अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं आप उनको रजिस्टर करें, चाहे उनको आप एलियन के तौर पर रजिस्टर करते हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान के अंदर दाखिला जो है आप बग़ैर रजिस्ट्रेशन के आप बिल्कुल नहीं करें। क्योंकि इस वक्त जो लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं वो यकीनी तौर के ऊपर वो तमाम ग्रोह हैं जो ये समझते हैं कि अब उनका अफ़गानिस्तान में रहना मुश्किल है। रही बात ये कि इसके अंदर कितनी हद तक दहशतगर्दी का नेटवर्क, ख़ास तौर पर TTP का नेटवर्क पाकिस्तान में आएगा, इस बात को दूर करने के लिए भी आपको खासे इक़दाम उठाने पड़ेंगे। इसलिए आपकी वज़ीर दाखिला, वज़ारत दाखिला और ये बाकी तमाम जो अदारे हैं इनको मुस्तहकम तरीके से इसके ऊपर काम करना होगा। और उसके साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी एड एजेंसीज़ हैं उनसे भी ये बात वाज़ेह करनी होगी कि वो कितनी इमदाद पाकिस्तान को देना चाहते हैं और इस वक्त इन लोगों के बारे में क्या अहकामात हैं जो लोग एक बैनुल-अक़वामी महाजिर के तौर पर अफ़गानिस्तान से अब निकलेंगे।
अच्छा हमारे साहब, पाकिस्तान न सिर्फ अपने तई तमाम तर इक़दामात कर रहा है, बल्कि जो दीगर खित्ते में स्टेक होल्डर्स हैं, जो बरादर ममालिक हैं, उनको भी इंगेज किया हुआ है। इसकी मिसाल पिछले दिनों तुर्क सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान होने वाला वो टेलीफोनिक रब्ता है। खित्ते के इस्लामी ममालिक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं? इस वक्त सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें हैं वो तमाम इस्लामी ममालिक के ऊपर हैं कि वो नई अफ़गान हुकूमत की मदद करें, उनको मुस्तहकम करें, ताकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत अक़वाम अवाम के हाथों, अक़वाम लीडरान के हाथों, जिस पे लोगों का एतमाद है उनके साथ हो। आपने जैसे कि देखा कि तालिबान में जहाँ एक तरफ बहुत जो है रोब दबदबा या अफरा तफरी की बाइस बने, लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी काबुल आमद है वो भी पुरअमन थी। ना सिर्फ वो पुरअमन थी, बहुत सारे लोग ये देखने के लिए मौजूद थे काबुल के अंदर कि ये क्या सूरत हाल बनती है, और ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि अवाम तालिबान को तालिबान दहशतगर्द गिरोह के तौर पे नहीं देखते। बहुत सारे लोग उनको जंगजू के तौर पे भी देखते हैं, और बहुत सारे लोग उनको पश्तून रेजिस्टेंस मूवमेंट के तौर पे भी देखते रहे, जिनका ख्याल था कि पश्तूनों को जो हकूक़ नहीं दिए गए वो, या जो आम अफ़गानों को जो हकूक़ नहीं दिए गए वो शायद इस तरह जो है वो बैनुल-अक़वामी रवैया और उनका जो ताकत तक जो रसाई है उसको बेहतर कर सकेंगे। ठीक, मारी साहिबा, कुछ इकदाम आपके सामने रखना चाहूँगी जिससे पाकिस्तान गैर मुल्कियों को सेफ पैसेज फराहम कर रहा है। अफगानिस्तान से कई गैर मुल्की पाकिस्तान आए। वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक मज़ीद फ़्लाइट्स भेजने का प्लान भी बनाया जा रहा है। इन तमाम इकदाम को आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए, बैनुल-अक़वामी लोगों की सलामती के लिए कर रहा है, लेकिन ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को अफ़गान हुकूमत से बातचीत के बाद करनी चाहिए और उनसे तस्लीम करने के बाद ये वाज़ेह होनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी फ़्लाइट्स वहाँ रुक जाएँ, आप नहीं चाहेंगे कि वहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या सामना हो। तो जब तक इक़्तिदार की मुंतकली नहीं होती और एक वाज़ेह मुंतकली नहीं होती, आपको ये फ़्लाइट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं, जब तक कि आप अफ़गान हुकूमत या तालिबान से ये बात वाज़ेह नहीं कर लेते कि पाकिस्तान की जो फ़्लाइट्स हैं वो क्या सेफ़ हैं। पहली बात। दूसरा ये कि क्या उड़ने के लिए उनकी बाकी जो लवाज़मात हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि बहरहाल आप ये नहीं चाहेंगे कि किसी कोई इस किस्म का सानिया आपके लिए या आपकी इंस्टीट्यूशंस के लिए पेश आए। मारिया सुल्तान साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान की सूरत जो बदल रही है पल पल, उस पर पूरी दुनिया की नज़र है, पाकिस्तान की नज़र है, तो देखना यह है कि किस तरह ये सिचुएशन अब मज़ीद अनफोल्ड होती है। खैर, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब बात करेंगे दुनिया भर के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में वायरस का फैलाव एक बार फिर तेज़ हो गया है। ये चौथी लहर है, ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। मुल्क भर में अगर हम आदाद शुमार की अब बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान मज़ीद 95 अफराद इंतकाल कर गए हैं। ऐसे में मजमूई अमवात जो हैं वो 24,573 हो गई हैं और 3,221 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम मस्बत केसेस की शरह की बात करें तो 6.68% रही है। सिंध की तरह पंजाब, जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ भी मस्बत केसेस की शरह बढ़ती जा रही है। और वायरस का फैलाव क्यों ना बढ़े, क्योंकि हम एहतियात तो कर ही नहीं रहे। हमने देखा है कि वीकेंड पे हुआ क्या जनाब, किस तरह मुल्क भर में लोग सड़कों पर निकले और यौम आज़ादी का जश्न मनाते रहे। मुख्तलिफ मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जियाँ होती रही, ना मास्क था, ना समाजी फासले का ख्याल रखा गया। मौजूदा सूरत हाल कितनी तशवीशनाक हो सकती है, और अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं होता तो क्या मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। इसी समय दीगर अहम सवालात हैं जो कि हमारे जहनों में फिर ऐसी सूरत हाल को देखकर जन्म लेते हैं, और इन सवालात के जवाबात जानने के लिए हमने राबता किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा से। नौशीन साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कोरोना की ये 4th वेव जो कि ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन साबित होती जा रही है, क्या हुकूमत सख्त इक़दामात के ऑप्शंस पर गौर कर रही है? क्योंकि पंजाब हो जाए, सिंध हो जाए, पाकिस्तान का कोई भी शहर हम देख लें, उसके अदाद शुमार हम देख लें, वहाँ पर केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अवाम इक़दामात जो हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। ऐसे में हुकूमत सोच क्या रख रही है? ऑप्शंस तो हर किस्म की हर वक्त टेबल के ऊपर मौजूद होती है, डिस्कस भी होती हैं, क्योंकि जिस तरह की ये पेंडेमिक है तो इसकी रोशनी में फैसले आपने जिस तरह देखा है कि NCOC में डेली मीटिंग्स होती हैं, तमाम पाकिस्तान से डाटा जो है वो टेबल पे रखा जाता है और किस तरह से किस तरफ फैलाव हो रहा है, कौन सी सिटी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है,
किस तरफ ज़्यादा हमारे पॉजिटिविटी रेशियो बढ़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों की रोशनी में जो है वो डेली बेसिस के ऊपर फैसले किए जाते हैं। टोटल लॉकडाउन की ऑप्शन तो टेबल पर रहती है, मगर मैं समझती हूँ कि हुकूमत की ये चॉइस नहीं है। और पहले भी हमने जो 3 वेव्स थी वो बगैर टोटल लॉकडाउन के जो है उनको कंट्रोल किया था स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए और पाबंदियाँ बढ़ाकर, कि जो पब्लिक गैदरिंग्स की जगह होती हैं, जो पब्लिक इवेंट्स की मौके होते हैं, उनको कर्टेल किया गया था, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। और लॉकडाउन का मकसद भी ये होता है कि लोगों का इंटरेक्शन जो है वो आपस में कम हो। तो अगर हम ये जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, जो डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं, शादी हॉल्स होते हैं, मार्केट प्लेसेस होती हैं और बाकी जो इज्तिमात होते हैं, उन पे अगर पाबंदियाँ लगा दी जाएँ तो हमें मईशत को बंद करने की ज़रूरत उस तरह से नहीं पड़ती कि टोटली हर चीज़ हो जाए। दुकानों के टाइम कम किए जा सकते हैं, वहाँ पर विजिलेंस स्ट्रॉन्ग की जाती है। तो मैं समझती हूँ कि अभी भी यही ऑप्शन जो है इसी को ऊपर कोशिश की जाएगी। लॉकडाउन का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा और पाबंदियां जो है वो मजीद कुछ सख्त कर दी जाएंगी। पर अभी टोटल लॉकडाउन की तरफ जो है वो अभी कोई मैं समझती हूँ कि प्लान नहीं। अच्छा नौशीन साहबा, एक चीज़ जो कि हमेशा से जहन में रहती है वो ये कि अगर आप कॉर्नर करेंगे किसी चीज़ को तो शायद वो ज़्यादा एक्सपेंड हो, यानी कि जो कारोबार के औकात हैं हमने उसको महदूद कर दिया। तो क्या वो करने से आपके खातिर खा नताइज बरामद हुए हैं, या फिर अगर कारोबार के औकात महदूद करेंगे तो लोग उन औकात में ज़्यादा आएंगे? अगर उन औकात को महदूद करने के बजाय फ्री हैंड दिया जाए ताकि लोग अपनी सहूलत के हिसाब से अपने वक्त से जाएं वहाँ पे, तो आपको नहीं लगता कि इससे जो आप कह रही हैं कि लोगों की जो एंगेजमेंट है आपस में वो कम हो सकेगी? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि ज़रूरत के लिए अगर सिर्फ बंदे ने ज़रूरत के लिए घर से निकलना है और ज़रूरत की चीज़ें लेनी है तो जितने औकात कार जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो काफ़ी होते हैं और उसके अंदर लोग बगैर रश किए भी चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि जो ग्रॉसरी की जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उनके लिए तो टाइमिंग्स जो है और दिन भी उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि वो सैटरडे संडेज को भी बंद किए जाए। मगर जब आप मार्केट्स इस तरह से खोलते हैं तो हमने खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि लोग एज रिक्रिएशन भी इन मॉल्स में, इन मार्केट प्लेसेस में जो है वो आते हैं, वो ज़रूरत के अलावा भी उसको सिर्फ एक आउटिंग भी उसको समझते हैं। तो जब ये गैर ज़रूरी टाइम जब बंद कर दिया जाएगा तो फिर लोग सिर्फ उसी चीज़ के लिए निकलेंगे कि जो कि ज़रूरी होगी और अपनी ज़रूरत का काम करके घर चले जाएंगे। और ये पहली वेव्स में भी इसी पॉलिसी पे अमल किया था और ये कामयाब हुई थी पॉलिसी। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, अगर हम बात करें वैक्सीनेशन के हवाले से तो हमने देखा कि पाकिस्तानियों में रुझान तो बढ़ गया वैक्सीनेशन लगवाने का, वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख भी किया जा रहा है। प्लीज़ आप बताएगा कि इस वक्त कितने पाकिस्तानी वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, डेटा आपके पास क्या है, कितनी वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं? और दूसरा ये कि 4th वेव जितनी ख़तरनाक साबित हो रही है उस लिहाज से क्या वैक्सीनेशंस का रुख करना शहरियों के लिए काफ़ी है या हुकूमत इस हवाले से भी कोई इक़दाम लेगी? इस वक्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ से ज़्यादा डोजेस जो है वो लग चुकी हुई है और इसमें पहली जो 1 करोड़ था उसको हमें कंप्लीट करने में 113 दिन लगे थे। दूसरी जो थी वो हमें 28 दिन दूसरा करोड़ लगा था, तीसरा करोड़ जो है वो 16 दिन में हो गया था और चौथा करोड़ जो है वो सिर्फ 9 दिन में ये डोजेस लगी थी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अब मतलब कि लोगों का रुझान भी हो रहा है और गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटीज़ बढ़ाई हैं। अब जो मोबाइल वैक्सीनेशन है वो बहुत बड़ी तादाद पे हो रही है कि मोबाइल वैन्स हमारी फिर रही हैं और वो डोर टू डोर जा रही हैं और उन दूर दराज के इलाकों में, उन यूनियन काउंसिल्स में, गली महलों में जा रही है और इस वक्त जितनी वैक्सीनेशन हो रही है उसमें 25 से 30% जो है वो ये मोबाइल वैक्सीनेशन है। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट खुद अब लोगों के डोर स्टेप के ऊपर जा रही है तो इससे बहुत एक वाज़े इजाफा हमें नज़र आया है और इंशाल्लाह ताला जो हमारा टारगेट था दिसंबर 2021 तक कि हम लोग अपनी 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, वो टारगेट हमने खुद से बढ़ा के 8 करोड़ कर दिया है क्योंकि जिस स्पीड के ऊपर वैक्सीनेशन हो रही है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बाहर से जो उसकी कंसाइनमेंट्स हैं वो भी तेज़ी से आ रही हैं, वैक्सीन भी वाफिर मिकदार में मौजूद है, सेंटर्स भी हैं, वैक्सीनेटर्स भी हैं।
तो अब इंशाल्लाह ताला ये मज़ीद स्पीड आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन में होगी। मगर इसमें मैं एक दफ़ा आपके थ्रू ये कहूँगी कि जो लोग अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं, जो लोग अभी भी सामने नहीं आ रहे, कि वो लोग प्लीज़ सामने आएँ और जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, एक कौमी फ़र्ज़ समझ कर। अच्छा, जिस तरह आपने ये यू हैव पुट इट वेरी एप्टली, कौमी फ़र्ज़ समझ के इसको करें, तो जैसे कि आपने ख़ुद बताया कि पहले करोड़ में इतने दिन लगे और पहले से चौथा जो करोड़ था हमारी आबादी का, उसको सिर्फ 9 दिन लगे, जो कि बड़ा एक ओवरवेलमिंग है। अच्छा नौशीन साहिबा, क्या हम इस तरफ सोच रहे हैं कि जैसे कि सिंध हुकूमत ने इक़दाम किए थे कि जी सिम्स बंद हो जाएंगी या तनख्वाह बंद हो जाएंगी, हो सकता है धमकी भी काम आ गई हो, लेकिन क्या हम ऐसा इक़दाम कर सकते हैं कि हफ़्ते में कोई एक दिन, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो या इस तरह का कोई दिन है, उसको हम नेशनल वैक्सीनेशन डे के तौर पे कर दें, और क्योंकि उस दिन ऑब्वियसली कारोबार बंद है तो लोगों को हम इस चीज़ की तरगीब दें, अबलाग करें कि जी आप उस दिन जो है क्योंकि आप फ्री हैं तो आप जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वैक्सीनेशन आप करवाएं। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन हो सकता है? मैं समझती हूँ कि वीक में 2 दिन तो इस वक्त जो बड़े शहर है वहाँ पे हर चीज़ बंद होती है। सैटरडे संडे को या किसी हर एक के पास, हर प्रोविंस को ऑप्शन दी गई थी कि वो एनी 2 डेज जो है वो अपने लिए करे, तो वो छुट्टी तो होती है जी। मगर ट्रेंड ये देखा गया कि छुट्टी वाले दिन जो है वो हमें कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स नजर नहीं आता, बल्कि जो ऑफिस खुले होते हैं और दूसरे कारोबार चल रहे थे तो उसमें से लोग चूंकि घर से निकले होते हैं तो वो वापसी पे या जाते हुए या शाम के वक्त वहाँ पे, तो वहाँ पर उस दिन हमें ज्यादा ट्रेंड नजर आता है लोगों का आने का, जब बस घर से निकलना पड़ता है। क्योंकि ये स्टडी किया गया था, इसीलिए फिर बाद में संडे की वैक्सीनेशन सेंटर्स को छुट्टी अनाउंस की गई थी, पहले फ्राइडेज की थी, यही सोच के कि संडे को शायद ज्यादा लोग आए, मगर हमें ऐसा कोई ट्रेंड नजर नहीं आया था, तो इसलिए फिर संडे को छुट्टी डिक्लेयर किया गया था। पर आजकल जो ये 4th वेव है, इसके अंदर तो अब मैं समझती हूँ कि बहुत सारे सेंटर्स जो है वो ऑल राउंड द वीक खुले और बास जो है वो 24 आवर्स भी खुले। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, जैसे हम वैक्सीनेशन की मौजूदगी की बात कर रहे हैं, प्लीज़ ज़रा रहनुमाई कीजिएगा, सिंध से ऐसी कोई इत्तलात आपके पास मौसूल हुई हैं कि साइनोवैक, पाकवैक या कैंसाइनो की कमी जो है वो सिंध वालों को देखने में आ रही है? देखिए, कल भी हमारे पास लैंड की है साइनोफार्म और साइनोवैक की डोजेस जो है कल भी पाकिस्तान पहुंची है, तो मैं नहीं समझती कि किसी किस्म की कोई शॉर्टेज है। वो जैसे ही आती, जब पहली डोज लगती है तो सेकंड डोज का पहले ही स्टॉक जो है वो रिजर्व कर लिया जाता है, और वो क्योंकि इस हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जिस प्रोविंस में भी जाए वहाँ पर दोनों डोजेस के हिसाब से स्टॉक प्रोवाइड किया जाए, और उनको इंस्ट्रक्शंस भी यही होती है कि जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो आप उसको मेक श्योर करें कि आप सेकेंड डोज का स्टॉक जो है वो आपके पास मौजूद हो। तो ये ज़रूर हो सकता है कि किसी सेंटर के ऊपर शॉर्टेज हो जाती हो, क्योंकि कई दफ़ा चूँकि वॉक-इन वैक्सीनेशन है, अब रजिस्ट्री। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, लास्ट में एक दफ़ा आपका कमेंट इस पे ज़रूर लेना चाहूँगी कि अभी भी कुछ हल्के जो हैं इस कश्मकश का शिकार हैं कि जो हमला ख़वातीन हैं उन्हें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए या नहीं। हमने जब बात की तो ये कहा गया कि वैक्सीनेशन मॉडर्ना जो है वो लगवाई जा सकती है, लेकिन फिर ये सामने आया कि जब तक आपकी गायनाकोलॉजिस्ट रिकमेंड नहीं करती आप तब तक वो वैक्सीन भी नहीं लगवा सकते, ऐसा ही है? अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जो कि कोई थोड़ी बहुत छोटी तादाद में कई दफ़ा ख़वातीन को हो जाती है, कोई बहुत ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है या एक्लेम्शिया या कोई और उनको प्रॉब्लम होती है, कोई ब्लड के टेस्ट में कोई एब्नॉर्मेलिटी आती है, तो उस सूरत में उनको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो मैं नहीं समझती कि आपको किसी किस्म की एडवाइस की जरूरत है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और आप इसको बेफिक्र होकर लगवा सकते हैं। ठीक है नौशीन साहिबा, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी। और कोरोना वायरस जिसकी चौथी लहर है और ख़तरनाक साबित होती जा रही है, करना ये है वैक्सीनेशन लगवानी है, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाना है। अगर कोई आपको ये कहता है जनाब फलानी वैक्सीन मौजूद नहीं है, ढिमकानी वैक्सीन मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं है। खुद जाएँ, जाके मॉनिटर करें, समाजी फासले का ख्याल रखें और प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाने के बाद ये मत सोचें कि अब आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है, आपको तब भी मास्क की ज़रूरत है। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें हम अगर एहतियात नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। यानी कि डोंट वेट, वैक्सीनेट, और इससे जुड़ी कोई भी इस तरह की फेक न्यूज़ है उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, खुद तहकीक करें। अब तक 4 करोड़ पाकिस्तानी वैक्सीन लगवा चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे शो में आगे
और बात करेंगे एक और बहुत ही अहम इक़दाम की जो कि वफाकी हुकूमत ने लिया है, यानी कि मुल्क भर में पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम का हो गया है नफाज। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये विजन था और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया। उनका कहना है कि जी बड़ा कदम उठाते हैं तो तमाम किश्तियाँ जला देते हैं, वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है। आज़ादी के बाद से मुख्तलिफ निज़ाम तालीम राइज करके हमने अपने साथ जुल्म किया है, अब यकसा निसाब से मुल्क में इत्तिफाक पैदा होगा। अब सवाल यह है कि यकसा निसाब तालीम कितना अहम कदम है, इस पर अमल दरामद कितना आसान होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर तालीम मौजूद होंगी अमीना सैयद साहबा, उनसे भी हम बात करेंगे। तो यकसा निसाब तालीम कितना बड़ा और अहम कदम है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, टीचर्स की ट्रेनिंग, ये बड़ा अहम मामला है, और टीचर्स की ट्रेनिंग और इसके साथ साथ जो हमारा तबकाती फ़र्क था उसको हम कैसे पूरा करेंगे, इसको अलाइन होने में कितना टाइम लगेगा। आपको पता है कि हमारे सरकारी जो स्कूल्स हैं उनमें इंग्लिश तो कुछ उर्दू पर कितनी हम बात कितनी हमारी फरावानी होती है। अमीना सैयद हमारे साथ मौजूद है। अमीना साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने का। जैसे फैसल भी ये बात कर रहे थे कि ये बड़ा ज़रूरी और अहम कदम समझा गया और वज़ीर आज़म ने इस कदम की जानिब एक अपना कदम बढ़ाया और हमने देखा कि सब लोग उनके साथ खड़े हुए। यकसा निसाब तालीम ये कितना ज़रूरी है? जी ठीक। अमीना साहिबा अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो जैसे हमने देखा कि कल एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और स्पेशली सोचा गया कि बच्चों की तालीम में अब कुछ तब्दीली आनी चाहिए। यकसा निसाब तालीम की हम बात करें, की नज़र में ये कितना बड़ा और अहम कदम है, क्या समझती हैं आप? ये कदम तो अच्छा है, मतलब करिकुलम पे हमेशा काम होना चाहिए और जहाँ तक हो सके करिकुलम एक होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें रद्द-बदल प्रोविंसेस को करनी चाहिए ताकि वो अपनी जो लोकल चीज़ें हैं और लोकल जो उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या हीरोज़ हैं वो भी शामिल करें। लेकिन मसला ये है इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी मसाइल पेश आए हैं। ये जो एनओसी का जो रिक्वायरमेंट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो पंजाब में और केपी में और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इसमें बहुत मसाइल आ गए हैं। क्योंकि देखिए पंजाब में स्कूल खुल गए हैं लेकिन किसी पब्लिशर की टेक्स्ट बुक को अभी तक एनओसी नहीं मिला। और स्कूल जैसे मेरे लाइटस्टोन पब्लिशर्स हैं, स्कूल हमारी किताबें लगाना चाह रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि आप एनओसी दें। एनओसी के लिए हमने किताबें काफ़ी अरसे पहले सबमिट की हुई थी लेकिन अभी तक एनओसी नहीं मिला। तो स्कूल भी डर रहे हैं कि बगैर एनओसी के वो किस तरह किताबें लगाएंगे। पब्लिशर्स को भी ये ख्याल है कि उनकी कैसे लगेंगी और बच्चों को फिर क्या असर होगा। स्कूल तो खुल गए हैं, बच्चों को किताबें मिल नहीं रही हैं। तो इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें काफ़ी सीरियस मसाइल पेश आ रहे हैं और मेरे ख्याल में इसका करिकुलम बहुत अच्छा है, होना चाहिए और इसमें बहुत खूबियाँ भी हैं करिकुलम में, जो काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। ख़ास तौर पे जैसे हमें कोई भी किसी के मज़हब के लोग हों, किसी भी रेस के हों, बैकग्राउंड, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबसे प्यार मोहब्बत से मिलना जुलना करना चाहिए। इसका अच्छी बातें हैं लेकिन ये जो एक पाबंदी लगा दी है कि आप एनओसी लें उसके बगैर किताब इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस पाबंदी को हटाना चाहिए। चलिए ये तो आपने एक बात की अमीना साहिबा, एक और चीज़ जो हम बार बार हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, क्योंकि बच्चों के मामले से बढ़ के भी ये टीचर्स का मामला है। आपको पता है कि हमारे यहाँ बड़े शहरों में तो फिर टीचर्स जो आपको अच्छे मिलते हैं लेकिन जैसे जैसे आप अंदरून जाते हैं आपको वहाँ पे टीचर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती। तो आपको लगता है कि उस लेवल पे ट्रेनिंग जितनी भी दी गई है वो काफ़ी है या उसको भी मज़ीद करने की ज़रूरत थी हमें? बिल्कुल, बहुत नाकाफ़ी है जो ट्रेनिंग दी हुई है और ये तो देखिए ये जो ट्रेनिंग है ये 1-2 महीने या 2-3 महीने का काम नहीं है, ये कई साल का काम है। इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और साथ साथ वो भी हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे। जैसे कराची में एक बहुत अच्छा दूरबीन ने एक टीचर ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, उसका मॉडल
बना के पूरे पाकिस्तान में फैला दें जी। ये तो लंबा काम है। ठीक। मेरे ख्याल में जल्दबाजी की है इसको सिंगल नेशनल करिकुलम में। ये फेजेस में होना चाहिए था। अभी ये नहीं कि एकदम से 6 क्लासेस का कर दिया 1 साल में। ठीक है। बेशक एक एक क्लास करना था, दूसरा इसको एक सेक्टर में करना था। एकदम से हर जगह प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, मदरसे, हर जगह एक वक्त जो लगाना है ये मैनेज नहीं कर पाए हैं। इसमें बहुत ना टीचर ट्रेनिंग हो सकी है, ना किताबें मिल सकी हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत और अहम मसाइल हैं तालीम में। मसलन 2.25 करोड़ बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, उन पे काम करें। और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जा रहे हैं वो सीख नहीं रहे हैं, वो बहुत पीछे रह जाते हैं हर सब्जेक्ट में। सही। तो तालीम के म्यार बेहतर करें, जो तालीम मिल रही है, और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको स्कूल में लाएं। इन चीज़ों को मेरे ख्याल में ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए थी। ठीक है अमीना साहब, जैसे आप फरमा भी रही हैं कि ये वो इक़दाम है जिसको मरहलावार करने की ज़रूरत है। और आपने कहा कि जैसे एकदम से पहली से 5वीं तक का निसाब एक कर देना ये शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी। लेकिन इसके पीछे जो हुकूमत की सोच है, नौजवानों को एक ऐसी समत में लेकर आना है कि कोई अपने आप को ये फील ना करे कि अच्छा मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ या मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ये जो सोच है तो क्या फिर हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे? इस पे काम करने के लिए पहले अब हुकूमत को दोबारा से नज़रसानी की ज़रूरत है, क्योंकि मरहलावार तो चीज़ें की नहीं गई, ना टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई, ना पहली से दूसरी या पहली से तीसरी, पहली से चौथी तक को सिलेक्ट किया गया, डायरेक्ट पहली से 5वीं तक को सिलेक्ट कर लिया गया। देखिए मेरा ये ख्याल है कि अगर जैसे आपने कहा कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उनकी तालीम कुछ कम है या वो उनके बराबर नहीं है जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। तो देखिए उसका हल तो ये है कि आप उनकी तालीम में बेहतरी लाएं, उनको म्यारी तालीम दें। तो बच्चे खुद, बल्कि जो प्राइवेट स्कूल में जो वालिदैन अपने बच्चों को भेजते हैं फीस देकर, वो खुद अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में डालेंगे। जब गवर्नमेंट स्कूल में अगर म्यारी तालीम मिलेगी तो ये करिकुलम से फर्क नहीं पड़ता है, ये तो तालीम के म्यार से फर्क पड़ता है। तो उस पे आप फोकस करें, खास तौर पे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ वाकई तालीम अच्छी नहीं है और बच्चे सीख भी नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट भी होता है, क्योंकि वालिदैन ये सोचते हैं जब स्कूलों में जाने से कोई फायदा ही नहीं है, जब तालीम नहीं मिल रही तो यानी इससे करने से ज़रूरी ये था कि आप तालीम के मयार को बेहतर बनाएं, ताकि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी जा रहे हैं से अफोर्ड कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में या सरकारी स्कूल में पढ़े, उसको वहाँ पर वो तालीम का मयार मिल सके कि कल को किसी भी जगह पर बैठ के वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब जरा बात कर लेते कुछ सयाहत की। तो खैबर पख्तूनख्वा का महकमा सयाहत और आर्कियोलॉजी तारीखी विरसों को महफूज बनाने के लिए भरपूर तरीके से सरगर्म है। प्रोग्राम में कई बार बात भी कर चुके हैं और हम दिखा भी चुके हैं, सैर भी आपको करवा चुके हैं। पेशावर अजायब घर को अपनी असल हालत में बहाल करने के बाद 19वीं सदी में बतौर एम्बुलेंस इस्तेमाल होने वाली बरतानवी डॉज कंपनी की गाड़ी को भी अपनी असल हालत में बहाल कर रखा है। तो ये सब कैसे हुआ, राम यूसुफजई ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। ये है बरतानवी डॉज कंपनी की गाड़ी जो 1943 से 1950 तक बतौर सफरी शिफा खाना यानी एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल होती रही। वक्त और हालात ने नाकारा बना दिया तो महकमा आर्कियोलॉजी ने बीड़ा उठाया इसे अपनी असली हालत में बहाल करने का। गाड़ी को पेशावर से एबटाबाद ले जाकर 8 माह में असल हालत में बहाल कर दिया गया। इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी रेस्टोरेशन की बात ये है कि ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में, अपने इंजन में, अपने स्पेक्स में, जिसको हम स्टॉक कंडीशन कहते हैं, वही पुर्जे हमने लगाए और ये भी रोड पे चलने के काबिल भी हो गए। इसके साथ 2 और गाड़ियाँ भी हैं गोरगटरी में। इन तीनों गाड़ियों को हम एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। मोस्टली प्रोग्राम है कि स्कूल हेरिटेज कैरावान्स के नाम से हम एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। एम्बुलेंस में इस्तेमाल होने वाले इंजन प्लग्स और ऑयल फिल्टर बैरून ममालिक से मंगवाए गए। स्कूल्स में इसको लेके जाएंगे और बच्चों को बताएंगे इसके बारे में कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ और एवोल्यूशन किस तरह है। अभी हवाई सफरी शफा खाना भी है, एयर एम्बुलेंस भी है, लेकिन स्टार्ट इधर से हुआ था।
तो ये सारे एक हेरिटेज, हमारे खैबर पख्तूनख्वा हेरिटेज का हिस्सा है एंड वी आर वेरी मच प्राउड कि इसको हमने रिस्टोर करके अपनी हालत में वापस लेके आए हैं। एक सदी पुराने इस सफरी शफा खाने की बहाली पर 15 लाख खर्च हुए। महकमे आर्कियोलॉजी के मुताबिक इस एम्बुलेंस को मुख्तलिफ स्कूलों में ले जाया जाएगा ताकि तलबा को इसकी अहमियत से आगाह किया जा सके। 19वीं सदी के इस शाहकार सफरी शफा खाने को अपनी असली हालत में बहाल करके न सिर्फ इसकी तारीखी हैसियत बहाल कर दी गई, बल्कि इससे आने वाली नस्लों को भी रोशनास कराया जाएगा। कैमरामैन आबिद खान के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। जी, तो भी आपको क्रिकेट के मैदान से खबर देंगे। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक जारी रहेगा। क्वालिफायर राउंड का आगाज 17 से 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें क्वालिफायर राउंड खेलेंगी। सुपर 12 मरहले का आगाज 23 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान और भारत 24 अक्टूबर को मद्दे मुकाबिल आएंगे। 26 अक्टूबर को पाकिस्तान न्यूजीलैंड, 29 अक्टूबर को पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होगा। 2 नवंबर और 7 नवंबर को पाकिस्तान के मैचेस क्वालिफाइड टीम से होंगे और मेगा इवेंट UAE और ओमान में खेला जाएगा। फैसल, आप जा रहे हैं फिर? ये तो पता नहीं कि जा रहे हैं या फिर कितने जर्नलिस्ट अलाउड होंगे। जो कोरोना और बायोसिक्योर बबल की सिचुएशन होगी उस हिसाब से होगा फैसला। लेकिन तमाम तर नजरें होंगी 24 अक्टूबर को कि जब दो जायंट्स टकरा रहे होंगे और वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अगर पाकिस्तान के हम पूल की बात करें तो आसान नहीं है क्योंकि इंडिया है, न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान भी अब तगड़ी टक्कर देने लगा है। इसके अलावा 2 नवंबर 7 नवंबर को पाकिस्तान क्वालिफायर टीम से मद्दे मुकाबिल होगा। UAE और ओमान में मैच खेला जाएगा। पहले भारत में होना था लेकिन कोरोना की सिचुएशन के बायस इसको किया गया शिफ्ट। तो ICC ने T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल कर दिया है जारी और 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक कमोबेश महीने भर तक ये जबरदस्त इवेंट जारी रहेगा। अब देखना यह है कि कितने शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत होगी क्योंकि हमने अभी तक ये देखा है कि इंग्लैंड और दीगर जो मुमालिक है वहां तो अलाउ किया जा रहा है, लेकिन क्या UAE में किया जाएगा अलाउ या नहीं? हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताइएगा, सबकी नजरें ऑल्दो T20 वर्ल्ड कप पे है लेकिन अब होंगी 24 अक्टूबर वो दिन कि जब पाकिस्तान और भारत टकराने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, लेकिन मसला यही है कि पहले ही मैच पाकिस्तान का जो है भारत के साथ पड़ेगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि होता क्या है। लेकिन अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में जिनमें वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 शामिल है, उनमें पाकिस्तान आज तक नहीं जीत पाया है। ठीक है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को हराने में कामयाब हुआ, तो मैं समझता हूँ सब इंतजार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत और बेचैनी से कि 24 अक्टूबर को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान का भारत से मुकाबला होगा। और दूसरे देखें फैसल, न्यूजीलैंड की टीम भी है। 26 अक्टूबर को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा और फिर उसके बाद 29 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। अफगानिस्तान की T20 टीम भी बहुत अच्छी है। तो अगर इस ग्रुप को देखा जाए तो पहले ही मैच जो है एक आसाब शिकन मैच साबित हो सकता है क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त बहुत अच्छी है और पाकिस्तानी टीम T20 में स्ट्रगल कर रही है। मिडिल ऑर्डर नहीं सेट हो पाया, बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के सामने, लेकिन सबको इस मैच का बड़ी शिद्दत और बेचैनी से इंतजार होगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि कहते हैं ना, एक के बाद एक पाकिस्तानी टीम का इम्तिहान है और जो अभी सिचुएशन करंट चल रही है वेस्ट इंडीज़ में वो पाकिस्तानी शायकीन के लिए इम्तिहान है। खैर, अगर हम पूरे पूल को देखें तो हमें अगर रिलैक्सेशन मिलनी भी है तो 2 और 7 नवंबर को जाके मिलेगी। क्या समझते हैं, क्या चांसेस रेट करेंगे आप फिलहाल ऑन पेपर जो टीम्स हैं भारत की, न्यूजीलैंड की और अफगानिस्तान की, उस हवाले से हम अगर अपने चांसेस रेट करना चाहें तो? देखिए फैसल, जो पाकिस्तान आखिरी मरतबा जो वर्ल्ड T20 हुआ वो भारत में हुआ और पाकिस्तान को भारत ने ईडन गार्डन्स कलकत्ता में शिकस्त दी। तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो T20 वर्ल्ड कप में वो बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है। 2007 में पहला वर्ल्ड कप T20 हुआ, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि 2009 का वर्ल्ड कप T20 पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ। फिर 2010 का वर्ल्ड कप T20 जो वेस्ट इंडीज में हुआ, पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया। आपको याद होगा माइकल हसी ने जिस तरीके से सईद अजमल की गेंदों पर चक्के लगाए। 2012 के वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान
सेमीफाइनल में पहुंचा लेकिन हार गया, और फिर 2016 में सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सका। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारी टीम की कारकर्दगी कहां जा रही है। जब तक सरफराज अहमद कप्तान थे, पाकिस्तान की टीम 2016 के बाद की बात कर रहा हूं, और T20 रैंकिंग में नंबर 1 थी। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह के फैसले किए गए, सरफराज को कप्तानी से हटाया गया, जो डिफेंसिव माइंडसेट के मिसबाउल हक पाकिस्तानी टीम के हेड कोच बने, तो उसके बाद से T20 में हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। हम जिम्बाब्वे को हरा लेते हैं, हम साउथ अफ्रीका की कमजोर, लेकिन अब सामने जो है वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप में तगड़ी टीमें 24 अक्टूबर शाम 6 बजे दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम, पाक बमुकाबला भारत। देखना ही होगा कि क्या इस बार पाकिस्तान अपनी जो लंबी प्यास है उसको बुझा सकेगा भारत को इंटरनेशनल इवेंट में हराने की, या फिर वही होगा जो पहले से होता आया है। हाँ, और इस दफा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जीतने वाली टीम के साथ तो जाऊंगी मैं, जो पाकिस्तान है उसी के साथ ही रहूंगी। बेहद शुक्रिया इकबाल भाई, आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। कादिर ख्वाजा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। कादिर ख्वाजा, आप बताएगा शेड्यूल जारी किया गया, तफसील क्या है? जी बिल्कुल, आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2021 का शेड्यूल का ऐलान किया है, जबकि T20 वर्ल्ड कप का आगाज ओमान और अरब अमारात में 17 अक्टूबर से होगा, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहला मैच 24 अक्टूबर को दुबई में शेड्यूल है, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 26 अक्टूबर को शारजा में आमने सामने होंगे, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान 29 अक्टूबर को दुबई में मुकाबले होंगे, और पाकिस्तान और क्वालिफायर A2 के साथ 2 नवंबर को आमने सामने होगा अबू धाबी में, जबकि पाकिस्तान को क्वालिफायर B1 के साथ मुकाबला 7 नवंबर को शारजा में होगा। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 10 नवंबर, जबकि दूसरा 11 नवंबर को खेला जाएगा, और टूर्नामेंट का फाइनल 14 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा। ठीक है कादिर ख्वाजा, बेहद शुक्रिया। तो जनाब अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक दफ़ा फिर से तालीम के मैदान का रुख करते हैं, और अब हम बात करेंगे सिंध की। प्राइवेट स्कूल्स को 10% बच्चों को मुफ्त पढ़ाना होगा। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने बड़ा ऐलान किया है ये, और कहते हैं कि स्कूल्स खोलने से मुताल्लिक जो फैसला है वो आज किया जाएगा, नहीं 8 मुहर्रम को। निसाब में तब्दीली की ज़रूरत तो है। नुमाइंदा समा संजय साधवानी से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की, देखिए। सिंध की तालीम सुधारने का टास्क एक दफ़ा फिर सरदार शाह को दिया गया है। क्या सरदार शाह एक दफ़ा कामयाब होंगे? कैसे सिंध की तालीम बेहतर होगी? उन्हीं से बात करते हैं, क्या क्या मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। सर, इस दफ़ा किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, और आप महकमा तालीम में क्या क्या मुश्किलात हैं इस वक्त, जो आप हमें बताएं। मुश्किलात तो हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैं 1 साल पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुका हूँ, और हमने रोड मैप भी बनाया था। उन सारी चीज़ों को देख के, जो चैलेंजेस थे उनको देख के इत्तेफाक से फिर 2 साल की डिसकंटिन्यूटी हुई, और मैं लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर मुझे इस काबिल समझा। यकीनन चैलेंजेस बहुत हैं। बजट पास हो चुकी है, और डेफिनेटली किसी भी मिनिस्टर को काम करने के लिए पहले बजट उनकी अपनी मर्ज़ी की बनी होती है, तो फिर वो उसको आगे ले चलता है। अब मैं कोशिश होगी मेरी कि इन 2 सालों में जितना भी पीरियड है बाकी मेरा बचता है, उसमें चीज़ों को ठीक करें। उसमें गवर्नेंस को ठीक करना होगा, मैनेजमेंट को ठीक करना होगा, करिकुलम हमें रिवाइज़ करना होगा। अभी तक हम पुराना करिकुलम पढ़ा रहे हैं, जो कोई मैं जब पढ़ा था कॉलेज में या स्कूल्स में, आज तक वही नसाब जो है वो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उसको मॉडर्न लाइन्स पे लाना होगा। टीचर क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अच्छे उस्ताद के बगैर, अच्छे टीचर के बगैर हम क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। तो इस सवाल से हम रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। कोई 45,000 के करीब टीचर्स जो हैं वो आइंदा 1-2 माह में अंदर सिस्टम में आ जाएंगे। सर, निसाब की बात की, वफाक चाहता है कि पाकिस्तान भर में यकसा निज़ाम तालीम और यकसा निसाब हो, तो जो वफाक का निसाब है आप उसको कबूल करेंगे? मैं देखता हूँ कि मैं जब था उस वक्त फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब से हमारी बात हुई थी। मैंने उस वक्त भी ये बात रखी थी, जब 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि मैंने उनको कहा कि भाई हम जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो तो पूरे पाकिस्तान में एक जैसे हो सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं। अगर वो क्वालिटी के हैं, हम समझते हैं, तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मगर जितने हमारे आर्ट के सब्जेक्ट हैं, जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ हम पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो हम इलाकाई उसमें नसाब होना चाहिए। अगर कल हम बताते हैं कि भाई 2-2 सूमरो हमारा हीरो है, हम उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसको पढ़ाएं। पंजाब को अपना राइट होना चाहिए, केपी को अपना होना चाहिए, बलूचिस्तान को अपना हक होना चाहिए। वैसे एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल नहीं है। नसाब खुद वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हमारे पास अपना टेक्स्ट बुक बोर्ड बना हुआ है, हमारा अपना करिकुलम काउंसिल बनी हुई है। कुछ दिन पहले एक जुमला इस्तेमाल किया था कि अंगूठे छाप टीचरों से हमें जान छुड़ानी है। ये टीचर किस दौर में भर्ती हुए और
इनकी वजह से सिंध की तालीम का मसला हुआ या असल सिंध की तालीम ख़राब कैसे? मेरे वालिद साहब जो थे उसके पास उस ज़माने में वो एक ऑर्डर भेजे गए, वो खुद ही मैं गवाह हूँ उसका, छोटा था 10-11 साल का। तो ऑफर ऑर्डर मिल गए, उसमें नाम भरना था, नाम भर के वो वहाँ पे जो SDO था, सब डिविजनल जगह पे जो ऑफिसर था, उसको वो जाके देता था। वो कहता था कि भाई अब इस पर तुम साइन करो। वो कहता साइन करने मुझे नहीं आती, मुझे थंब लगाऊंगा मैं। अब उसमें अच्छे भी आए होंगे, क्योंकि मैं नहीं कहता कि सारे टीचर्स जो है वो अनपढ़ अंगूठे छाप है, उसमें जितने भी क्वालिफाइड टीचर नहीं थे, मतलब कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई एप्टीट्यूड नहीं चेक किया गया। वो अल्लामा इकबाल से अगर मैट्रिक की कोई झूठी डिग्री लेके भी आ गया तो वो भी सिस्टम का हिस्सा हो गया। तो ये नेचुरल है, सबको पता है। अब खामखा इस बेस पे मुझे उस पर उछालना वो अलग बात है। ये जो 37,000 आप भर्तियाँ करने जा रहे हैं, कितने फीसद इसमें सियासी सिफारिशों पर भर्ती होंगे? कोई भी नहीं होगा, मैं इंश्योर करूँगा, एक भी नहीं होगा। कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी उसमें। मुकम्मल तौर पे IBA के साथ अब मुझे बैठना है। मैं इसके बाद बैठूंगा, मुहर्रम के बाद, आशूरे के बाद मैं उनके साथ बैठूंगा और हर तरह मुमकिन मैं संजय आपको बता दूं, चाहे कितना भी मुझ पे प्रेशर पड़े, ना मेरी क़यादत का मुझ पे प्रेशर है। क़यादत ने फ्री हैंड, बिलावल भुट्टो साहब ने क्लियरली मुझे कहा है कि मुझे पढ़े लिखे टीचर असातिज़ा सिस्टम में चाहिए। मैं उसको इंश्योर करूँगा। वज़ारत चली जाए तो? वज़ारत तो चेयरमैन साहब देने वाला है, उसकी अहकामात हैं, वो क्यों जाएगी वापस? अब जो उसके नीचे अगर बैठे हुए हैं उसका कोई प्रेशर होता है, कोई MP MNA साहब कोई कहता है, मैं उनको हाथ जोड़ के कहूँगा कि मेरे बस में नहीं है, क्योंकि हमने सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट रखना है कि उसमें कोई भी आके मदाखलत ना कर सके टीचर्स की रिक्रूटमेंट में। उसी दिन मेरी कोशिश ये होगी कि उसी दिन रिजल्ट अनाउंस हो विदिन आवर्स। आप सिंध की तालीम कैसे बेहतर करेंगे? प्राइवेट स्कूल माफिया है, ये आपके निज़ाम को आ रही है, इसको कैसे? देखिए, मैं प्राइवेट स्कूल्स के कॉन्सेप्ट और प्राइवेट स्कूल्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जो तासर एक दिया जाता है कि मैं मेंटली माइंडसेट मेरा जो है उनके कोई अगेंस्ट है, क्योंकि मैं बचपन से लेके यूनिवर्सिटी तक जो है मैं पढ़ा हूँ सरकारी स्कूलों में। नहीं, वैसे अगेंस्ट होना चाहिए, मगर जो लॉ है, कानून है, उस पर प्राइवेट स्कूल्स को अमल करना पड़ेगा। 10% गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना है उनको। ये प्राइवेट स्कूल्स ऑर्डिनेंस 2005, 2001 एंड 2005 जो है वो ये प्रोविज़न देता है कि जो गरीब के बच्चे हैं वो उनको फ्री में पढ़ाया जाए। वो पढ़ाना पड़ेगा। स्कूल को स्कूल की क्राइटेरिया पे रखना पड़ेगा। पैसे बनाने की मशीन मैं स्कूल को बनने नहीं दूंगा। तो अब देखना यह है कि ये जो बहुत ही अहम फैसले किए हैं सरदार शाह ने, जो वज़ीर तालीम सिंध है, ख़ास तौर पे कि ये कि 10% गरीब बच्चों को, डिज़र्विंग बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स को मुफ्त तालीम देनी होगी। इसको प्राइवेट स्कूल्स वाले कितनी खातिर में लाते हैं। खैर, क्योंकि आए दिन तो हम देखते हैं कि जी वहाँ पर वालिदैन के लिए मुश्किलात ही बढ़ती हैं। प्राइवेट स्कूल वाले नहीं मान रहे इनकी बात। कभी फीसें बढ़ जाती हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अब बात करेंगे हम उस सेगमेंट की जो है मेरा सबसे फेवरेट, पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले को पहमा से आपको अब मिलवाते हैं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान का फ़ख्र जो है बुलंद करने वाले, पाकिस्तान का सर ऊंचा करने वाले सरबाज खान से, जिन्होंने बहुत सारे जो है वो बेहतरीन काम किए हैं। इनमें एक तो ये कि दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर वो पहले पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तानी परचम लहराया है। उनकी जो 8000 मीटर से ज़ायद चोटियों की दीगर कामयाबियों में K2 है, नागा पर्वत है, ब्रॉड पीक है, मनसलो भी शामिल है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हाल ही में महीना गुजरा होगा कि जब उन्होंने गुशेपुर 1 और गुशेपुर 2 भी किया है। इसके अलावा उनका एक बड़ा अहम मिशन है। वो क्या है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन सरबाज भाई। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जब आप गुशेपुर 1 और 2 करने जा रहे थे। उससे पहले मेरी आपसे बात हुई थी, बहुत एक्साइटेड थे आप, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि मैं इस वक्त मिशन समिट 14 पे हूँ और ऑलरेडी मैं 8 पीक्स कर चुका हूँ। तो इसमें आपको पता है कि क्लाइंबिंग माउंटेनियरिंग एक दुनिया में ख़तरनाक खेल और सबसे एक्सपेंसिव खेल माना जाता है। तो अभी तक जो मैंने पीक्स की है, नेपाल में 4 और पाकिस्तान में 4 पीक्स में ऑलरेडी कर चुका हूँ। और अभी मेरा और 6 रहते हैं जो मिशन समिट 14 के 6 पीक्स। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ एक और पीक पे जाने का मेरा प्लान है। तो मेरे जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहा बहुत बढ़िया रहा। अच्छा सरबाज, मुझे बताएं ये मिशन समिट 14 क्या है?
दुनिया में 8,000 मीटर से बुलंद 14 चोटियाँ हैं जिसको मिशन 14 कहा जाता है। अभी तक पाकिस्तान से कोई भी क्लाइंबर इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर सका है। हमारे पास इतने पीक्स भी है, 5 पीक्स पाकिस्तान में है जिनमें से 7 पीक नेपाल में और 2 चाइना में है। तो मोहम्मद अली साद पारा जो कि मेरा उस्ताद भी रहा है वो इस मिशन पे थे, हम दोनों ही, बल्कि इस मिशन को हमने 2017 में, वो पहले से काफ़ी मुझसे सीनियर भी थे, लेकिन 2017 के बाद हम दोनों ने एक पी की नंगा पर्वत जो कि दुनिया की फर्स्ट ऑटम एसेंट थी, तो मुझे अली भाई का शागिर्दी का वहाँ पे मौका मिला और पहले ही अटेम्प्ट में मेरा 8000 पीक नंगा पर्वत जो कि किलर माउंटेन कहा जाता है वो सबमिट की। उसके बाद मैंने मिशन समिट 14 का अनाउंस किया और अभी तक लगातार मेरे 8 अटेम्प्ट्स हुए हैं दुनिया के 8000 पीक्स पे और मेरे सारे 8 के 8 सक्सेस रहे। अच्छा, ये कितना ज़रूरी है सरवाज भाई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 8 आपने कंटिन्यूस अटेम्प्ट्स किए हैं, ये सारे आपने एक ही बार में असेंड कर लिए हैं या आपको दोबारा किसी को अटेम्प्ट करना पड़ा है? K2 को मैंने अटेम्प्ट किया था 2 दफ़ा, 2016 में और 17 में। उसमें मैं नाकाम रहा मौसम की ख़राबी और हालात की वजह से, ज़्यादा बर्फ़ की वजह से। लेकिन जब 18 में मैंने अटेम्प्ट किया तो उसमें मुझे कामयाबी मिली। सही। अच्छा सरबाज, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि, और हम देखते भी हैं ये बड़ा मुश्किल है, अब तक सबसे मुश्किल मरहला वही था K2 वाला, ये इसके अलावा भी कोई चीज़ ऐसी आई जो कि आपको लगा कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल चैलेंज है भाई अब तक का? दुनिया में देखा जाए तो जो 14 पीक्स है उनमें से K2 नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा जो नेपाल में है। अन्नपूर्णा में मैं अप्रैल मई में मैं और मेरा दोस्त क्लाइंबिंग पार्टनर अब्दुल जोशी गए थे और वो कोई भी पाकिस्तानी का पहला पीक था वहाँ पे। उससे पहले कोई भी पाकिस्तानी इस पीक पे ट्राई नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे जो भी 14 मिशन पे होता है वही जाता है और उसका जो डेथ रेशो है वो तकरीबन 31% जो कि किसी भी 8000 पीक में सबसे ज़्यादा थी। तो वहाँ पे हम जब गए पहले ही रोटेशन में कैंपन पे ही हम 2 दफ़ा एवलांच की जद में आए और मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पीक नंगा पर्वत के बाद मुझे अन्नपूर्णा लगा। लेकिन नंगा पर्वत हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, अली मरहूम भी थे, तो उसमें इतना हमारा लिए मसला नहीं हुआ, लेकिन मुझे अन्नपूर्णा पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा। अच्छा, आप बार बार ऐसे शख्स का नाम ले रहे हैं कि जिसने पाकिस्तान का जो है सर फ़ख्र से बुलंद किया। कल हम साजिद भाई से भी बात कर रहे थे, साजिद सतपारा, अली सतपारा के बेटे से, तो उनसे भी हमने कुछ यादें ताज़ा की, क्योंकि आप उनके शागिर्द भी रह चुके हैं अली सतपारा के। कैसे इंसान थे वो, और क्योंकि ऑब्वियसली माउंटेनरिंग बड़ा चैलेंजिंग काम है, तो किस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करते थे, क्या जज्बा होता था, क्या प्रिपरेशन होती थी आप लोगों की? अली भाई के साथ मेरा बहुत क्लोज, यानी वो मुझसे उम्र में काफ़ी फ़र्क थी, लेकिन हम दोनों, वो मेरे बड़ा भाई की जगह में था और 4 पीक्स दुनिया के 8000, 2 नेपाल में 2 पाकिस्तान हमने साथ की थी। आप वीडियोस भी देखेंगे उसके कि उसमें मैं मनसलू का फर्स्ट 8000 था वो, जो कि पहला किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया था। हम कैंप 4 में मिलते हैं और अभी आपने वीडियो भी दिखाई। तो अली भाई का एक अजीब सा मिजाज था, वो हमेशा पहाड़ों पे हंसते रहते थे और हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारी थकावट, क्योंकि हमें वहाँ पे इतनी हाई एल्टीट्यूड पे, और हम पाकिस्तानी विदाउट ऑक्सीजन के हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो अली भाई एक ऐसे इंसान थे जो आपकी जो थकावट है वो अपनी मुस्कुराहट से आपका दूर कराते थे। ठीक। अच्छा, अगर हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कोहपेमाई की तरबियत लेने के लिए क्या ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग सहूलियात क्या होती हैं? ये तो बहुत अहम सवाल है कि आपने, तो अभी तक हम सोच रहे थे कि अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान जो कि यहाँ पे एक इदारा है जो कि इसका ज़िम्मेदार है, अभी तक तो मैंने कोई ऐसा ट्रेनिंग भी नहीं ली है। इसका बहरान है, हमें अशद ज़रूरत है। हमारा PM साहब ख़ुद भी एक एथलीट रहे हैं। मैं इस चैनल के थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस फील्ड में बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास अभी तक कोई इंटरनेशनल माउंटेन गाइड नहीं है, तो इंशाल्लाह उनका भी गलती नहीं है, अल्पाइन क्लब वालों का भी, क्योंकि उनको जिस तरह दूसरे फेडरेशन को क्रिकेट हो गया है और दूसरे जो फेडरेशन है जिस तरह उनको फंड्स मिल रहे हैं,
इनको नहीं मिल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि स्पोर्ट्स बोर्ड से भी और वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी और जितने भी हमारे ये इदारे हैं उनसे कि आप अल्पाइन क्लब को सपोर्ट करें, ताकि उनके वाकई में कोई अगर उनके पास फंड होंगे तो वो किसी कोई ट्रेनिंग अरेंज करेंगे। अच्छा, तो इसका सख्त प्रोग्राम है, स्कूल की ज़रूरत है, स्कूल्स की ट्रेनिंग स्कूल्स की। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने जी बड़ा सपोर्ट किया है, जितने भी माउंटेनर्स हैं, स्पॉन्सर से लेके उनकी ट्रेनिंग तक भी। ख़ास तौर पे अभी अली सतपारा के नाम पे उन्होंने जो स्कर्दू में जो माउंटेनियरिंग स्कूल था वो भी उनके नाम पे कर दिया है। इस तरह के मज़ीद अगर ट्रेनिंग स्कूल्स पाकिस्तान में खोले जाएं, आप देख रहे हैं कि अब सिर्फ ये जो माउंटेनियरिंग है ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान रीजन तक नहीं, बल्कि अब शहरोज़ काशिफ हैं जो कि लाहौर से इसको कर रहे हैं, कराची के कितने लोग हैं, फैसलाबाद से कितने लोग हैं जो इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर इस तरह के मज़ीद स्कूल्स पाकिस्तान में खोले जाएं तो फ्यूचर आप ब्राइट देखते हैं माउंटेनियरिंग का पाकिस्तान में? बिल्कुल 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 ब्राइट हो सकता है, और काम भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 1-2 साल से इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन और भी काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल शेरोज़ काशिफ हो गया, अभी जो मेरे साथ फर्स्ट पाकिस्तानी बनी नाइला कियानी जो कि समीना बेग थी हमारे पास पहले जो एवरेस्ट समिटर थी, उसके बाद अभी नाइला कियानी जो कि पहले पाकिस्तानी बनी जिसने कराकुरुम जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे तस्वूर किया जाता है क्लाइंबिंग की दुनिया में, वहाँ पे उसने G2 मेरे साथ समिट की। ये एक खुशाइन बात है कि हाँ डाउन से भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, अब जैसे आपने बात की कि बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन जब भी हम ख़वातीन की बात करते हैं और ख़वातीन का इस तरह की मुहिम में हिस्सा लेना उनके लिए तो ज़्यादा चैलेंजिंग है। आप आने वाले वक्त में फ्यूचर में ख़वातीन का इस हवाले से कैसा फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि ये हमने जिन 2 ख़वातीन का जिक्र किया उनका आप लोगों के साथ इस तरह से मुहिम में हिस्सा लेना, इतने चैलेंजेस को फेस करना खुशाइन तो है, लेकिन इसको मेंटेन रखना कि बाकी भी ख़वातीन इसकी जानिब राग़िब हो, ये भी बड़ा ज़रूरी है। हम अपने लेवल पे, मैं हो गया साद मुनव्वर और हमारी टीम है अब्दुल जोशी, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो ट्रेंड है इसको थोड़ा चेंज करके ख़वातीन को भी इस फील्ड में लाएं, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स भी आते हैं जो हमें ख़वातीन ही फ़ीमेल गाइड्स का डिमांड करती है। तो हमारी भरपूर कोशिश है कि हम इस ट्रेंड को भी उनकी तरफ वो करें कि ख़वातीन भी इस फील्ड में आएँ। जब तक आप ख़वातीन को इस फील्ड में या किसी भी काम में ख़वातीन को बराबर नहीं लाएंगे तो वो आपको पता है कि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकती। सही है। अच्छा, आखिर में सिर्फ सरबाज भाई, क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है, ये बताते जाइएगा अगर कोई लड़का लड़की इस वक्त घर में बैठा देख रहा है आपको तो वो अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कहाँ से करे? क्योंकि स्कूल्स नहीं है, कैसे करे? रनिंग स्टार्ट करे, रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट करे, कितना ख़र्चा आता है, ये सब बताएं। बिल्कुल, जब भी कोई अगर न्यू बिगनर आना चाहता है तो वो ट्रेनिंग के बगैर नहीं आ सकता, क्योंकि हम माउंटेनियरिंग में कहते हैं कि ख़ासकर 8000 पे माउंटेन पे पहली गलती आखिरी गलती तस्वूर किया जाता है। तो कोई भी अगर आप ख़ासकर नए जनरेशन कोई भी आना चाहते हैं तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग करें फिज़िकली, और हम कहते हैं कि माउंटेनियर्स कहते हैं कि किसी भी क्लाइंबर को फिज़िकली से भी ज़्यादा मेंटली आपको उस लेवल पे, हाई लेवल पे जो डेथ जोन्स होते हैं वहाँ पे डिसीजन लेने की आपके पास सोच और ज़हन तगड़ी होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि फिज़िकली स्ट्रॉन्ग से भी ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। तो आप मेहनत करें, और अगर आप फील्ड में आना चाहते हैं तो हम भी काम कर रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें। अगर अच्छा, कोई और सिर्फ इतना बता दें, नेक्स्ट समिट कौन सी करने जा रहे हैं और कब? तो इंशाल्लाह मैं जल्दी अनाउंस करूंगा। अच्छा, चले, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। वैसे आप मुझे ऑफ कैमरा बता चुके हैं, लेकिन थैंक यू सो मच सरबाज भाई। जब भी आपसे बात होती है बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप और आपके हमरा दीगर जितने भी ऐसे कोपहमा हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लिमिटेड वसाइल में रह भी अगर हम ये काम कर सकते तो सोचिए अगर हमारे पास वसाइल अच्छे हो जाएं तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और अभी हमने आपको सरबाज से मिलाया, और अब हमने गुज़िश्ता रोज़ जैसे आपको बताया था कि जो पासूकोन्स हैं उनको 12 पाकिस्तानी मर्द और ख़ातीन का कंटिंजेंट था कोपहमाओं का, उसने सर किया था और कामयाब मिशन के बाद वापस हुंजा आए थे अपने इलाके शमशाल। बड़ा ज़बरदस्त इनका इस्तकबाल किया था। हमें आज ज्वाइन कर लिया है, इस टीम को लीड कर रहे हैं और सरबाज के दोस्त भी हैं अब्दुल जोशी भाई ने। अब्दुल जोशी भाई, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। आप लोगों ने पासूकोन सर कर लिया है, कितने दिन लगे आपको?
जी थैंक यू सो मच। हम तकरीबन कोई 12 मेंबर्स थे और हमें तकरीबन 14 दिन लगा, क्योंकि हमने जो प्लान बनाया था कि हमने 14 अगस्त के दिन हमने सबमिट करना है, तो ये 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक हमने अपना एक्सपीडिशन जारी रखा। सही। अच्छा, मौसम कैसा था वहाँ का? क्योंकि कोह पैमाओं के लिए किसी भी मुहिम पर सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, वो मौसम है, तो मौसम कैसा था? जी मौसम ओवरऑल हमें काफ़ी ख़राब मिला, लेकिन बीच बीच में हमें मौसम काफ़ी सही मौसम भी मिला। और अक्सर ये होता कि जब भी आप समिट पे जाएंगे या ओवरऑल आप जब क्लाइंबिंग करेंगे, तो उसके लिए मौसम का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जब मौसम ख़राब होता है तो क्लाइंबिंग जो है ना वो काफ़ी मुश्किल होता है। जब अच्छी मौसम आपको मिल जाती है तो उसमें क्लाइंबिंग जो है ना वो इजी होता है। मतलब ये कि आपको फिर फ्रॉस्ट बाइट या फिर आपको सर्दी में लगते हैं। और दूसरा ये कि सेफ्टी के लिहाज से भी जब मौसम ख़राब होता है तो बंदे जो है ना अपने आप को स्कीव नहीं करता, सेफ्टी के लिहाज से ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो हर पहाड़ के लिए मौसम का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और हमने कोशिश किया कि टाइम टू टाइम हमने वेदर फोरकास्ट लिया और उसके मुताबिक हमने क्लाइंब किया। और दूसरी बात ये कि जब आप समिट पे जाएंगे या ओवरऑल जब आप क्लाइंब करेंगे, तो मौसम के साथ साथ आप लोगों ने मतलब टाइम का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप लेट जाएंगे तो इसमें जो ना काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो ये कि जब धूप पड़ती है तो जो बर्फ़ है वो मेल्ट होती है, तो उसमें जो ना फिर काफ़ी ख़तरात हो सकती है। तो इसलिए जो ना मौसम को देख के फिर उसके साथ साथ जो ना टाइमिंग का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आप लोग ये समिट सक्सेसफुल करके वापस आए, क्या आप लोगों का इस्तकबाल हुआ है? आपको हार पहनाए गए, लोग एक दो लाइंस में खड़े होकर आपका इस्तकबाल कर रहे थे, तो कैसा फील कर रहे थे आप? जी यकीनन जब आप एक मिशन पे जाते हो तो और जब आप अपने मिशन को कामयाब करके वापस आते हो तो उसी टाइम जज्बात को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल होता है। और जब हमने परसों का प्लान बनाया था और हमारे जहन में ये था कि हमने 14 अगस्त के दिन हमने पशु कॉन्स के ऊपर पाकिस्तानी परचम लहराना है, तो अल्लाह की फजल करम से और पूरे पाकिस्तान कौम की दुआओं की वजह से हमने पशु कौन समिट किया और हमें अल्लाह ताला ने वो एजाज़ दिया कि हमने पाकिस्तानी परचम और साथ साथ पाकिस्तानी नगमे के साथ हमने ऊपर पाकिस्तान का परचम लहराया। तो उसी टाइम जो ना सारे जो ना इमोशनल हो गए थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और साथ साथ में सराउंडिंग में जो व्यू था मैं बयान नहीं कर सकता। और इसी तरह से जब हम क्योंकि वेदर फोरकास्ट हमने लिया था और मौसम की वजह से हमने एक दिन पहले समिट किया, जब हम नीचे उतरे 14 अगस्त के दिन, तो पूरे हुंजा रीजन के जितने भी हमारे लोग थे, पशु जमात ने उनको इनवाइट किया था स्पेशली हमारे लिए, तो सारे जमे हुए थे उधर और उन लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से हमारा इस्तकबाल किया। तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे और हमारे खुशी की मतलब ये कि इंतहा नहीं रही। तो क्योंकि हमने जो प्लान बनाया था और प्लान के साथ तो लोगों ने हमारे जो इस्तकबाल के लिए लोगों को जमा किया था, तो और साथ साथ में हमारा जो ख्वाब था वो पूरा हो गया।
ठीक है, बेहद शुक्रिया, गुफ्तगू कर रहे थे आप हमारे साथ। और जो लोग देख रहे होंगे ना घरों में बैठे हुए, वो सोच रहे होंगे कि अब बस अब भी हम भी जो है ना वो इस मिशन पर निकल जाए। फैसल तो अभी से सोचना शुरू हो गए कि कब छुट्टी मिलेगी, ये छुट्टियाँ मिलेंगी, क्योंकि इसके लिए छुट्टियाँ चाहिए, बहुत दिन चाहिए, सिर्फ छुट्टियाँ नहीं, ट्रेनिंग भी इसके लिए चाहिए। और हमें प्रोग्राम में चाहिए ब्रेक, इसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वैसे टैक्स सबको देना चाहिए, और अगर हुकूमत आपको कोई सहूलत फराम करे तो फिर तो ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन टैक्स अदाई के लिए हुकूमत पंजाब ने ई ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवा रखी है। अब ये एप्लीकेशन क्या है, शहरी इससे किस हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, शहरियों को इसका पता है भी या नहीं? सबसे पहले अनस जफ़र की रिपोर्ट में जान लेते हैं। न कतार न इंतजार, घर बैठे वाजिबात की अदायगी और ऑनलाइन टैक्स की सहूलत, ये मुमकिन बनाया है पंजाब हुकूमत की मोबाइल एप्लीकेशन ई पे ने, जिसके जरिए सिर्फ एक क्लिक से 10 महकमों के वाजिबात ऑनलाइन जमा कराए जा सकते हैं। शहरियों को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, उनको एजेंट माफिया से निजात मिल जाती है और घर बैठ के अपनी वो पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है या मोबाइल बैंकिंग है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर लें, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से कर लें। ऐसे लोगों को जिनके पास इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग नहीं है, और आपको पता है ब्रांचेस बैंकिंग बहुत पॉपुलर है, उसके कोई 1 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त अकाउंट हैं, तो उसमें जैज़ कैश, ईजी पैसा, एचबीएल कनेक्ट, इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी के पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप इनमें जाके ATM में भी पैसे जमा करवा सकते हैं। तो हमने इसके मुख्तलिफ चैनल रखे हैं ताकि हर तबके का आदमी जो है इसकी पेमेंट करा सके, और इसका हमें बहुत ज़बरदस्त अभी तक रिस्पॉन्स मिल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कलेक्शन बढ़ती जा रही है, अभी तकरीबन 30 अरब से ज़्यादा कलेक्ट हो चुका है 1 साल के अंदर इस एप्लीकेशन के थ्रू। आवाम इस ऐप को निहायत मुफीद करार दे रहे हैं। मुझे एक मरतबा ट्रैफिक चालान आया, मैंने उसके थ्रू पे किया घर में ही, और प्रॉपर्टी टैक्स मैंने उसके थ्रू पे किया है। लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद इससे बेखबर भी है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हालांकि ये भी नहीं पता कि ये किस चीज़ के लिए, ठीक है, तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए लोगों को, आम बंदों को भी पता चले कि ये किस लिए। हम बिजनेसमैन हैं तो सारा दिन यही एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कहाँ लॉन्च हुई है, कोई एडवर्टीजमेंट कहीं देखी नहीं है। आगाही मुहिम के जरिए इस ऐप की रसाई मजीद लोगों तक बढ़ाई जा सकती है, जिससे न सिर्फ अवाम मुस्तफीद होंगे बल्कि हुकूमत के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। जी, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन भी कर लिया रुकने पंजाब असम्बली राशा यासिर हुमायूं साहब ने। हुमायूं साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। ई ऐप आवाम की आसानी के लिए ज़रा समझाएगा कि इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जैसे हमने अपने नुमाइंदे की रिपोर्ट भी दिखाई कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस ऐप का पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं जी इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं दी गई, इस तरीके से एडवर्टीजमेंट नहीं की गई। तो प्लीज़ जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप उन्हें समझाएं कि इसका फ़ायदा है क्या, इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो फौरी तौर पे इसको एडवर्टाइज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी टेस्टिंग हो जाए पहले। मैं IT का भी मिनिस्टर हूँ, तो आप चाहते ही हैं कि कुछ लोग इसको इस्तेमाल कर लें अगर कोई ख़राबियाँ हैं, और जो कि आपको जब तक वो एक्चुअल यूजेज शुरू नहीं होती तब तक आपको नहीं पता चलती। तो वो एक तरह से सिस्टम टेस्ट हो गया। अब ये बिल्कुल इस लेवल पे आ गया है कि इसको ना सिर्फ एडवर्टाइज़ किया जाए बल्कि तमाम लोग इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि एक उस टेस्ट में से गुजर चुका है, 1 साल हो गया इसको चलते हुए। और जिस तरह आज आपका प्रोग्राम हो रहा है, इसी तरह ना सिर्फ मीडिया पे बल्कि हमें मेरा ख्याल है इसको सोशल मीडिया पे भी अब एडवर्टाइज़ करेंगे। मैसिव कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं इसको पॉपुलर करने के लिए। सिस्टम ये है कि आप को कहीं जाना नहीं पड़ता। अगर थोड़ा आपको टेक सेवी होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं है। आजकल तमाम नौजवान जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और हर घर में कोई ना कोई तो कर रहा होता है, और मुख्तलिफ़ किस्म की पेमेंट्स ऑप्शन, जिस तरह इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया कि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप जैज़ कैश यूज़ कर लें, और इवन इस पे करके आप ATM से जाके भी पैसे जमा करा सकते हैं। तो स्पेशली अर्बन सेंटर्स में तो बहुत सहूलत है लोगों को। आपको मैं अब बड़ी वजह बताता हूँ कि हम लोग चालान जो लोग पे नहीं करना चाहते थे पहले, और वो उसकी जगह ब्राइब कर देते थे कांस्टेबल को, उसकी बुनियादी वजह ये होती थी कि वो हैसल जो आपको चालान जमा कराने के लिए करना पड़ता है, से आप इस्लामाबाद से लाहौर आए हुए हैं और आपको चालान जमा कराना है, तो फिर आपको दोबारा आना पड़ता था, और लोग कहते थे इस हैसल से जान छुड़ाओ। जब से ये सिस्टम आया है तो ये भी एक आसानी होगी, और मज़ीद जो इसकी बढ़ेगी अफादियत, जब इसको यूजेज बढ़ेगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि लोग चाहेंगे कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करें, क्यों वो अपने पैसे किसी गलत चैनल पे लगाएं।
तो जैसे ही आपको ये ऑप्शंस मिलती जाती हैं, आसानी भी लोगों के लिए हो रही है और दे डोंट वांट, मतलब उसका हमारा रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो भी बढ़ती जाएगी। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा कि ये इस चीज़ से कैसे मुख्तलिफ है कि जैसे हमारा कोई यूटिलिटी बिल आता है और हम जाके उसको ATM से करा देते हैं, ये एप्लीकेशन उससे अक्सर मुख्तलिफ है या फिर ये सेम काम ही है? और अगर सेम है तो फिर इस ऐप की फिर ज़रूरत क्या है? देखिए, सिमिलर है, आपकी मुख्तलिफ इदारे हैं जिनकी पेमेंट आपने करनी होती है। घर बैठ के आपने बिजली का बिल भी देना होता है, आपने से एक्साइज की पेमेंट भी करनी है। बहुत सारे इदारे हैं जो पंजाब गवर्नमेंट से डायरेक्टली मुतल्लिक़ हैं। आपने जैसे यूटिलिटी बिल तो एक ऑब्वियसली फेडरल इदारा है, या वापडा को या ISCO को, या उनको आपने पेमेंट करनी होती है। ये जो सर्विसेज हैं ये मुतल्लिक़ा हैं पंजाब गवर्नमेंट की जो मुख्तलिफ पेमेंट्स होती हैं, जिसमें भी आपने जिस तरह जिक्र हुआ कि एक्साइज की पेमेंट है, कार का टोकन जमा कराना है, या ट्रैफिक की पेमेंट है, चलान जमा कराना है। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं जो डायरेक्टली पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक़ है, क्योंकि PITB पंजाब से रिलेटेड ई-गवर्नेंस में बेहतरी ला रही है। तो ये तमाम सर्विसेज वो हैं जो विच आर लिंक टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सही, ठीक। अच्छा यासिर साहब, हमने देखा है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में डिजिटलाइज पाकिस्तान पर बहुत काम हो रहा है, इसकी बहुत बात हो रही है, स्पेशली पंजाब की अगर मैं बात करूं तो अब मज़ीद कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आवाम के लिए आने वाले हैं? देखिए, हर शोबे में हम कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, हर शोबे में ऑटोमेशन हो रही है। आपकी अबियाना, जिसको ये आप ज़मींदार लोग तो समझते हैं इसको, कि वो पानी की जो पेमेंट होती है वो आप जमा कराते थे, और वो इतना मेस्ड अप सिस्टम था कि गवर्नमेंट तक वो पैसे पहुंचते ही नहीं थे, और बस एक नाम का वो खाना पूरी होती थी, और अरबों रुपए का रेवेन्यू जो है वो ज़ाया हो रहा था। तो हमने अबियाना रिसेंटली लॉन्च किया इरिगेशन मिनिस्ट्री के साथ, और हर रोज़ एक्चुअली, कभी आप अगर स्कूल एजुकेशन की मिनिस्ट्री है तो उन्होंने ट्रांसफ़र सिस्टम शुरू किया। अब हम, और हायर एजुकेशन जिसका मैं मिनिस्टर हूँ, उसमें भी हमने ट्रांसफ़र लॉन्च कर दिया। तो टीचर्स जो है उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र करानी होती है तो वो उनको ना किसी की सिफारिश करनी पड़ती, उनको पता है कि ये मेरिट है, ये क्राइटेरिया है, और ये ऑनलाइन हम अप्लाई करेंगे और घर बैठे ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह हम बहुत जल्द अपना पेंशन सिस्टम, जो हमारे टीचर्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और तमाम सरकारी मुलाजमों की, कि वो उनको पेंशन के लिए बहुत तकलीफ होती है एक दफ़ा रिटायर होने के बाद, तो उसको ऑटोमेट इस साल करने जा रहे हैं बहुत सारे महकमे, जिसमें हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन तो डेफिनेटली कर रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद है असातिज़ा की जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप पंजाब का कोई भी महकमा उठा लें, हर महकमा कोई ना कोई प्रोजेक्ट ज़रूर कर रहा है हमारे PITB के साथ मिल के, और ये अनव्हील जो है, हम तकरीबन 17 मैंने महकमों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ जो अपनी लॉन्च कर चुके हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अभी ये सब क्योंकि जब पहला साल हम लॉन्च करते हैं तो हम उसको ज़्यादा एडवर्टाइज इसलिए नहीं करते कि वो अगर ब्रेक हो तो फिर ज़्यादा लोगों को आपको सेटिस्फाई भी करना पड़ता है। तो बेहतर ये होता है कि आप एक उस टेस्टिंग फेज से गुजर जाएं और ये नेचुरल ग्रोथ से लोगों की ये उसमें डे टू डे लाइफ में शामिल हो जाएं। और इस वक्त हमारी यही ख्वाहिश है कि अब जो चीज़ें टेस्ट हो चुकी हैं उनको अब लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों के लिए इतना सोचा जा रहा है, इतना काम किया जा रहा है। राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद है, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। जैसे हम देख भी रहे हैं कि पंजाब और इवन हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद और दीगर जो सूबे हैं वहाँ पर आवाम की बेहतरी के लिए KP के भी शामिल हैं, बड़े काम हो रहे हैं, वो सयाहत के हवाले से हो या आवाम को उनके घर की दहलीज पे सहूलत पहुँचाना हो। तो जनाब, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल और परसों आप स्पेशल देख सकेंगे, स्पेशल ना भूलिएगा देखना। मुहर्रम के हवाले से नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन सुबह 9 से 11 बजे तक।